ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। सरकार किस तरीके से अपने कर्मचारियों की पेंशन को धीरे धीरे कम करती जा रही है, इसकी सारी कहानी को हम बिल्कुल शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। पेंशन की जो शुरुआत है वो राजा महाराजाओं के टाइम पे, मतलब वो भी अपने कर्मचारियों को उस समय पेंशन दिया करते थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी अपने कर्मचारियों को पेंशन दिया करते थे। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद में इस परंपरा को कंटिन्यू किया गया। इसके अंदर हम सबसे पहले ओपीएस के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले भारत के अंदर ओपीएस आया, उसके बाद में एनपीएस आया और फिर फाइनली अभी लेटेस्ट यूपीएस आया है। ओपीएस का मतलब होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। 1947 से लेके दिसंबर 2003 तक अगर कोई भी कर्मचारी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करता है तो वो ओपीएस के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार उसकी जो पेंशन बनती है वो उसकी लास्ट बेसिक पे, जैसे कि वो जब रिटायर होता है तो उस समय उसका जो लास्ट बेसिक पे होता है उसका 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है और उसके साथ में डीएनएस अलाउंसेस भी दिया जाता है, जो कि समय के साथ कंटिन्यूसली हर 6 महीने के अंदर बढ़ता रहता है। इसमें एक बात यह है कि जो कर्मचारी होता है वो जब नौकरी कर रहा होता है तो उस समय उसकी सैलरी के अंदर से इसमें कोई पैसा नहीं काटा जाता है। ये ओपीएस जो है ये एक तरीके से सरकार के ऊपर बर्डन है, क्योंकि जो इंसान रिटायर हो चुका है उसको बाद में जो पेंशन मिल रही है वो वर्तमान में जो लोग सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं उनका पैसा है जो उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। ओपीएस के तहत कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको एक मोटा अमाउंट में मिलता है, जो कि जीपीएफ के रूप में वो हर महीने जमा करवाता था जब वो नौकरी कर रहा था उस समय। जैसे सपोज कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसका जो लास्ट बेसिक पे है वो 70,000 रुपये है, तो 70,000 का 50% 35,000 रुपये उसे हर महीने बतौर पेंशन के रूप में दिया जाता है और साथ में जो डीएनएस अलाउंसेस है वो भी उसके अंदर जोड़ के दिया जाता है। ओपीएस के तहत सरकार को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार को हर बजट में एक मोटा सारा अमाउंट पेंशनर्स के लिए अलग से निकालना पड़ता था, जो कि किसी भी राज्य के विकास के लिए रुकावट का काम करता है। इसी से निपटने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था को लागू किया, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सरकारी खर्चे को कम करने के लिए एनपीएस को लागू करती है 1 जनवरी 2004 को, अर्थात 1 जनवरी 2004 या इसके बाद में कोई भी कर्मचारी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करता है तो वो एनपीएस के तहत आएगा। एनपीएस जब से लगा है लोग बराबर इसका शुरू से अभी तक विरोध करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एनपीएस के तहत जो पेंशन मिलती है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर होती है और शेयर मार्केट के बारे में तो हम जानते हैं कि ये कभी भी ऊपर चला जाता है और कभी भी बिल्कुल नीचे डाउन चला जाता है। इसी के आधार पे उसकी पेंशन बनती है, जिसकी वजह से पेंशन के अंदर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आता है। एनपीएस के तहत जो पेंशन बनती है उसको हम कुछ इस प्रकार से समझें कि जैसे मान लो कि मैंने एक फ़ंड बनाया, फ़ंड छोड़ो, मान लो कि मेरे पास में एक बैग है, उस बैग के अंदर मैंने हर महीने अपनी सैलरी का जो बेसिक पे है उसका 10% और डीए का 10% दोनों को मिला के और मैंने उस हर महीने उस बैग के अंदर जमा करा। मेरी ही सैलरी का 10% सरकार अपनी तरफ से फंड उस बैग के अंदर मिलाती है, तो उस बैग के अंदर जो टोटल अमाउंट बनता है, हर महीने होगी ये प्रोसेसिंग, उस बैग के अंदर जो टोटल अमाउंट बन रहा है उसको कंटिन्यूसली लगाया जाता है शेयर मार्केट के अंदर। अब शेयर मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। उसी के आधार पर जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके फंड में जो टोटल अमाउंट होता है उस अमाउंट के आधार पर ही उस कर्मचारी की पेंशन बनती है। सरकार इस फंड के अंदर जो पैसा मिलाती है, जो अपना 10% हिस्सा मिलाती है, ये 2019 तक था। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको बढ़ा के 14% कर दिया था और वर्तमान में जो यूपीएस नई योजना आई है इसके तहत 18.5% कर दिया गया है कि सरकार अपनी तरफ से 18.5% मिलाने वाली है। ओपीएस के अंदर लास्ट के अंदर जीपीएफ का पैसा मिलता है, एक मोटी रकम मिलती है। वैसी रकम यहाँ पे लमसम अमाउंट कोई नहीं मिलता है एनपीएस के अंदर। यहाँ पे जो भी आपको मिला है आपके थैले के अंदर, जो भी है आपके पास में, आपके बैग में जो भी है, मार्केट के ऊपर जाने से नीचे जाने से जो भी अमाउंट आपके पास में बना है टोटल वही अमाउंट आपको लास्ट में जाके मिलेगा। इवन उस अमाउंट का भी 60% ही आप उस समय निकाल सकते हो, रिटायरमेंट के टाइम निकाल सकते हो। बाद में जो 40% बचता है उसको सरकार इन्वेस्ट करती है वापस से शेयर मार्केट के अंदर। उससे जो रिटर्न आता है उसी के आधार पे फिर उसकी पेंशन बनती है एनपीएस के तहत। अब इसके अंदर कंडीशन ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पेंशन ज़्यादा भी हो सकती है और मार्केट डाउन होता है तो पेंशन कम भी आ सकती है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन्होंने 2022 के अंदर वापस से ओपीएस को अपना लिया और हिमाचल प्रदेश ने 2023 में। यहाँ पे सरकार को एक सबसे बड़ा फायदा हो रहा था कि सरकार को खुद की तरफ से यहाँ पे कुछ नहीं मिलाना पड़ रहा था, अपने बजट में से कुछ नहीं देना पड़ रहा था। ये उसका खुद का पैसा है कार्मिक का, जो उसको पेंशन के रूप में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो आने वाली पीढ़ी है उसके रिटायरमेंट के बाद में जो पीढ़ी आई है उसको
उसको उसकी पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है जैसा कि ओपीएस में होता था। एनपीएस के बाद में 24 अगस्त 2024 को सरकार एक नई योजना का ऐलान करती है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको सरकार 1 अप्रैल 2025 से लागू करने वाली है। यूपीएस एक तरीके से अशोर्ड पेंशन स्कीम है। एनपीएस के अंतर्गत ये लफड़ा था कि वहां पे कर्मचारी को पेंशन ज़्यादा भी मिल सकती थी, कम भी मिल सकती थी, क्योंकि वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर थी। बट यहाँ पे कर्मचारी के लिए सरकार ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि मिनिमम उसको इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। यूपीएस के तहत कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के आखिरी साल, जैसे कि मान लो उसका जब भी रिटायरमेंट होता है तो उसके अंतिम वर्ष की जो सैलरी होगी उसके औसत का 50% उसको बतौर पेंशन दिया जाएगा। जैसे मान लो कि जब वो रिटायर होता है तो उसका जो अंतिम वर्ष होगा उसकी औसत सैलरी उसकी 50,000 रुपये है, तो उसको 25,000 रुपये बतौर पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है कि उसकी जो नौकरी है वो कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा उसे बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार कुछ अमाउंट और दिया जाएगा। इसमें सरकार ने एक क्राइटेरिया ये रखा है कि जैसे किसी कर्मचारी की नौकरी को 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम हुए हैं तो उस केस के अंदर उसको जो पेंशन मिलेगी वो अनुपात में मिलेगी, अर्थात उसको कितना समय हुआ है नौकरी करते हुए, उसको 12 साल हुए हैं, 15 साल हुए हैं, 18 साल हुए हैं, और जब वो रिटायरमेंट लेता है उस समय उसकी बेसिक पे सैलरी है, उसी के आधार पर उसको पेंशन मिलेगी। इसमें एक कंडीशन और यहाँ पे है कि उसको कम से कम 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे मान लो कि जब वो रिटायरमेंट लेता है, मान लो कोई कर्मचारी 12 साल नौकरी करता है और वो रिटायरमेंट लेता है, और रिटायरमेंट के टाइम अगर उसकी बेसिक पे सैलरी 18,000 रुपये है तो उसके 50% के हिसाब से उसको 9,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे सरकार अशोर्ड पेंशन देते हुए कहती है कि हम कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन तो देंगे ही देंगे। उसके अलावा महंगाई के अनुसार में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसको दिया जाएगा। यूपीएस के तहत सरकार कर्मचारी को एक लमसम अमाउंट भी देगी। यहाँ पे जो कर्मचारी है उसकी हर 6 महीने की बेसिक पे सैलरी और डीए के 10% का जो हिस्सा है वो कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम सरकार देगी। हालांकि ये जो पैसा है वो सरकार कर्मचारी की खुद की जेब से काटेगी। यहाँ पे सरकार एक चीज़ की श्योरिटी और देती है कि अगर जॉब पर रहते हुए किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसको रिटायरमेंट के आधार पे, जैसे मान लो कि वो उसी समय अगर रिटायरमेंट लेता तो उसका जो लास्ट बेसिक पे है उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके पेंशन का 60% हिस्सा उसके घर वालों को मिलेगा और साथ ही परिवार वालों को मिनिमम डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। जैसे कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसकी जो अंतिम बेसिक पे है वो मान लो 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख का 50% 50,000 रुपये, 50,000 का 60% अर्थात 30,000 रुपये उसकी फैमिली को बतौर पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, अगर इन तीनों को हम आपस में कंपेयर करें तो सरकार धीरे धीरे पेंशन का जो अमाउंट है उसको कम करती जा रही है। धन्यवाद।